वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस केमिस्ट। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारी बायोलॉजी की एक सीरीज लेट्स डिकोड बायोलॉजी। इस सीरीज का नाम है लेट्स डिकोड बायोलॉजी और इस सीरीज में हम आपके बायो के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें, सारे टाइप के चैप्टर्स और सारे टाइप के क्वेश्चंस इस पूरे सीरीज में कवर होंगे। ठीक है, सो पढ़ने से पहले सब लोग अपना जोश मीटर हाई कर लो एंड मेरे साथ ऑल द फ्यूचर केमिस्ट यू शुड बी रेडी। गेट सेट एंड गो। लेट्स डिकोड बायोलॉजी क्विक, इजी एंड स्मार्ट की पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं ईशा मैम। सो हम पढ़ेंगे आज का सबसे पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है ना, इट कम्स फॉर 9 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। पूरे के पूरे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके ऊपर से आते हैं। तो अब ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस आर दी फंडामेंटल एंड necessary activities which you need to perform in your day-to-day life to stay alive। ये ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, मतलब जितने सालों तक वो जिंदा रहता है इसको कंटिन्यू रखता है ताकि, और इससे होता क्या है, आपको आपकी ग्रोथ दिखती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इसका सबसे पहला जो तुम स्टडी करते हो इस चैप्टर में, दैट इज न्यूट्रिशन। What do you understand by nutrition? Nutrition means intake of food, correct? Intake of food। अब तुमने खाना खा लिया, खाना अब किस में बदलेगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें रेस्पिरेशन। सबसे पहला आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे जो एनर्जी जनरेट हो गई है तुम्हारे बॉडी में उसको हर एक ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन। अब भले ही आपके बॉडी में फूड जनरेट हुआ है, एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, लेकिन कुछ वेस्ट ही, जिसको हम टॉक्सिक मटेरियल भी कहते हैं, वो भी एक्सक्रीट होना जरूरी होता है। सो ये पूरा चैप्टर इन्हीं 3-4 चीजों पे बेस्ड है और इन्हीं 3-4 चीजों के ऊपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक बार एक क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके पीछे का कंसेप्ट भी स्टडी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। secretion of less saliva in mouth will affect the 2 बार हो चुका है, सो इसको कट कर दीजिए। द कन्वर्जन ऑफ, आपके माउथ में अगर कम सलाइवा सेक्रेट हुआ तो क्या होगा? किस चीज में, किस प्रोसेस में इफेक्ट कम पड़ेगा? तो उसका आंसर है सी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। So what do you mean by saliva? आपके माउथ में जैसे ही खाना एंटर होता है, सबसे पहला जो हम स्टडी करते हैं दैट इज सलाइवा। एंड सलाइवा के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमिलेज। क्या नाम है उसका? सलाइवरी एमिलेज। और इस एंजाइम का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है कि ये जैसे ही खाना आया उसमें से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इट ब्रेक्स डाउन दैट इनटू सिंपल शुगर, और वो सिंपल शुगर का फॉर्म है मैल्टस। दैट सिंपल शुगर फॉर्म इज मैल्टस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अगर आपके माउथ में सलाइवा का लेस सिक्रीशन होगा तो फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपका सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट आंसर। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये देखो, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप
सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या है? यस. सो सी द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे. ग्लूकोज, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा कि क्या इक्वेशन है, और द साइट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको: माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट सेल, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स. अगर आपको याद हो, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट से तुमको याद दिलाती हूँ. कंसेप्ट आई थिंक आई मस्ट हैव केप्ट अ ब्लैंक पेज और समथिंग हियर. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. नहीं है, जाने दो, यहीं पे बता देती हूँ तुमको एकदम शॉर्ट करके वो वाला कंसेप्ट. अगर तुम्हें याद है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है, एक माइंड मैप है जहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर. किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर. कितने में? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम बुलाते हैं पायरोवेट, जिसको हम बुलाते हैं पायरोवेट, जिसको हम बुलाते हैं पायरोवेट. अब ये 3 अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं इसके साथ. सबसे पहला एरोबिक. एरोबिक मतलब क्या? जहाँ पे कंप्लीट, मतलब यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देयर. तो एरोबिक, जब एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर एंड तीसरा एनर्जी. ये उसका प्रोडक्ट होता है. दूसरा, जब भी हम ईस्ट सेल की बात करते हैं, अगर ये प्रोसीजर ईस्ट सेल के अंदर हो रहा है तो ईस्ट सेल के अंदर यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. दैट अल्कोहल इज नथिंग बट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. और जब भी ये किसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आपके मसल सेल्स के अंदर, तो जब भी ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, यहाँ पे जनरेट होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड के साथ आपको यहाँ पे एनर्जी मिलेगा. क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा. तो ये वाला जो चार्ट है तुम्हारे एनसीईआरटी में है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम्स, यू हैव टू कीप दिस इन योर ब्रेन. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे पहला तो प्रोसीजर यहाँ पे देख लो, ग्लूकोज को किस में बदला गया है? पायरोवेट में बदला गया है. पायरोवेट और एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो सिंपल लॉजिक है, अगर ये चार्ट के हिसाब से मैं जाऊं तो यहाँ पे ग्लूकोज पायरोवेट में किसके अंडर में बदल रहा है? इन साइटोप्लाज्म. किसके अंदर में बदल रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर में. और इस प्रोसीजर का एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. This process is known as glycolysis. Now that is a very big deep history of biology. वो पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं. बस इतना याद रखना कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और वो पायरोवेट में टर्न आउट होता है. 3 कार्बन मॉलिक्यूल में वो चेंज होता है. किसके अंडर में? साइटोप्लाज्म के अंडर में. तो हमारा ए इज साइटोप्लाज्म. ए है साइटोप्लाज्म. लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें साइटोप्लाज्म दिए. तो अब हम जाते हैं ऑप्शन बी पे. ऑप्शन बी ढूंढने के लिए यहाँ पे क्या दिया है? अब जो हमारा पायरोवेट मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, अब ये प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या दे रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट दे रहा है. तो यहाँ पे आप देखो थर्ड ऑप्शन में, आई विल चेंज दिस कलर ऑफ द पिन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई. यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन. ज्यादातर ये किस में होता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ज्यादातर मसल सेल्स में होता है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो हमारा जो बी वाला आंसर आएगा वो होगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स. मतलब ऐसे मसल सेल्स जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो. ऐसे मसल सेल्स जिसमें किसकी कमी हो? किसकी कमी हो? ऑक्सीजन की. करेक्ट. किसकी कमी हो? ऑक्सीजन की कमी हो, वो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी. एंड ये ज़्यादातर ये कब होता है? जब आप बहुत हैवी वर्कआउट कर लो, बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लो, जिमिंग करके आओ, एंड यू आर नॉट इन टेकिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और यू आर नॉट ब्रीदिंग डीपली, तब ज़्यादातर तुम्हें ये देखने मिलता है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. अभी हम जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे.
Yes. So this is our third question. Beside minimizing the loss of blood, why is it essential to plug any leak in a blood vessel? Name the component of the blood which helps in the process and state how this component perform this function. तो अब हम पढ़ने वाले हैं beside minimizing the loss of blood. तो चलो अब ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. आई होप दिस बोर्ड इज विजिबल. आवाज आ रही है सबको? सब बने रहना है इस वीडियो तक. यू नो एवरी क्वेश्चन आई एम we are solving in this video is very very important, and it 24 exam, 23 exam and much more questions I have with you all. And definitely when you will see this video, when you will go through each and every point, आपका NCERT भी साइड बाय साइड लर्न होते जाएगा. आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे एक सेंटेंस फिर से रीड करने की. तो चलो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे बिसाइड मिनिमाइजिंग वाला. सो बिसाइड मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन अ ब्लड वेसल. अभी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है, लेकिन घुमा के पूछा इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कहीं पे लग जाता है, आपकी बॉडी में स्क्रैच आ जाता है या ब्लड निकल रहा है उस जगह से, और यहाँ पे पूछा गया है कि वो पर्टिकुलर प्लेस को प्लग इन करना क्यों ज़रूरी है, उस प्लेस को बंद करना क्यों ज़रूरी है. ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है ब्लड का जो उस समय एक्शन पे आ जाता है, एंड उसका वो जब वो एक्शन में आ रहा है तो वो वर्क कैसे कर रहा है, वो भी हमें यहाँ पे बताना है. तो देखो, अगर मान लो कि जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कहीं पे कट आ गए, ब्लड वहां से निकल रहा है, तो उसको प्लग इन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़, आई गेस यू विल नॉट सी दिस, हाँ, वो पर्टिकुलर चीज़ कैन डैमेज अदर टिश्यूज एज वेल. अगर हमने मान लो प्लग इन नहीं किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो कि हमने प्लग इन नहीं किया, जो भी हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली इट विल डैमेज अदर टिश्यूज एज वेल. क्या करेगा वो, अल्टीमेटली अदर टिश्यूज को भी वो डैमेज कर देगा. तो उसके लिए जो हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स रोल में आ जाता है एकदम जैसे मान लो तुमको चोट लग गई तो प्लेटलेट्स एकदम हमारा हीरो सतर्क हो जाता है वहाँ पे, एकदम हमारा स्पाइडरमैन आ जाता है वहाँ पे हमें बचाने के लिए. तो व्हाट दिस प्लेटलेट्स डू, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जहाँ पे चोट लगी होगी आपको वहाँ पे आना इकट्ठा कर देते हैं. मतलब दे स्टार्ट एकदम अलर्ट मोड पे आ जाते कि चलो अब हमें उस जगह पे जाना है, और वो उस जगह पे जाने के बाद क्या कर देते हैं, आपका जो सरफेस है उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि और ब्लड लॉस ना हो, ना आपको स्वेलिंग हो, ना आपके अदर टिश्यूज को डैमेज हो. सो प्लेटलेट इज दैट कंपोनेंट जो उस समय हीरो का रोल प्ले करता है. अब ये परफॉर्म कैसे करता है अपना फंक्शन, इसके 4 स्टेप्स है. द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन. The first step is activation. As the name suggests here, activation मतलब एक्टिव होना. एक्टिवेशन मतलब क्या, एक्टिव होना. अगर आपका ब्लड वेसल इंजर्ड हो गया है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. अगर आपका ब्लड वेसल्स यहाँ पे इंजर्ड हो गया है तो जो प्लेटलेट्स है मेरे, प्लेटलेट्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है. दूसरा स्टेप इसमें आता है एडिशन. दूसरा स्टेप आता है इसमें एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना किसी चीज को. कहीं पे वो एक्टिव साइट होगा तो वहां पे उस सारी चीजों को ऐड करना. तो ये प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं, प्लेटलेट्स वो पर्टिकुलर ब्लड लॉस जहाँ पे हो रहा है ना, वहां पे वो लोग स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से. क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाती है. प्लेटलेट्स कम टू दैट इंजरी साइट एंड दे गेट स्टिक देयर. क्या हो जाते हैं, वहां पे स्टिक हो जाते हैं. जो थर्ड पॉइंट है वो है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं. वो एक एकदम झुंड बना लेते हैं कि हमारा सब में लेना है, हम अब किसी खून के मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने देंगे. एंड फोर्थ होता है कोएगुलेशन.
कोएगुलेशन. फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएगुलेशन. तो कोएगुलेशन क्या होता है? एक और अच्छा और स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है? एक मोर स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाया जाता है. एक मोर स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाया जाता है. किसके साथ? इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर प्रोटीन फाइबर. इट ऑल्सो इंक्लूड योर प्रोटीन फाइबर्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हम फिब्रीन. तो आपके प्लेटलेट्स के साथ साथ इधर फिब्रीन भी आ जाता है. यहाँ पे फिब्रीन भी एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे आपको दिखने लगता है कि आपका जो इंजरी था इट हैज स्टार्टेड गेटिंग हीलिंग. वो हीलिंग प्रोसीजर में जा चुका है अब. ओके, अब आई होप दिस इज क्लियर. इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही था, आपको सिर्फ इतना ही स्टडी करना था इसमें. सबसे पहले तो अगर आपने डैमेज रिपेयर नहीं किया तो क्या होगा? Obviously, if you are not repairing a damage which is happening in your body, it can cause other tissues also to get damage. वो क्या करेगा? बाकी के टिश्यूज को भी डैमेज कर देगा. अब यहाँ पे हमारे हीरो बन के कौन आता है? प्लेटलेट्स आता है. कौन आता है? प्लेटलेट्स आता है हमारे हीरो बन के. और नेक्स्ट चीज उसके प्रोसेस, एक्टिवेशन, एडेशन, एग्रीगेशन एंड कोएगुलेशन, ये 4 स्टेप होते हैं. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the transport system in plant is relatively slower than in animals, give reason. और उसी में दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ फोइलम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन दी प्लांट्स. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है. इफ़ यू कुड क्रैक क्वेश्चन ना, इट इज़ वेरी सिंपल टू एनालाइज व्हाट द आंसर इज. तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, उसमें उन्होंने पूछा क्या है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रेट स्लोअर क्यों है? वाई इज रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्लोअर इन प्लांट? तो उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि plants have not got complex body structure. Plants have not got complex body structure. They have not got complex body structure. They have a simple structure. What they have? They have a simple structure. They have a simple structure. Okay. So अभी देखो, कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर से मेरा क्या कहना था? क्या हमारे प्लांट के पास हार्ट है? क्या हमारे प्लांट के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्या हमारे प्लांट के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं है. तो यहाँ पे ज़्यादा टिश्यूज़ रिक्वायर है. यहाँ पे इनको बहुत कम टिश्यूज़ लगते हैं, जिनके वजह से वो फूड और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए. फूड, वाटर, मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको बहुत कम टिश्यूज़ लगते हैं. इसीलिए प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन किया गया है. तो ये जो टिश्यूज़ है, अब ये टिश्यूज़ तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा, जाइलम एंड फोलम. जाइलम एंड फोलम, जाइलम एंड फोलम, ये प्लांट्स के करण और अर्जुन होते हैं. ये प्लांट्स के करण एंड अर्जुन होते हैं. आधे से ज़्यादा क्या, 90% वर्क इन द प्लांट इज कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फोइलम. इट इज कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फोइलम. अब देखते हैं, सबसे पहला तो था कि क्यों रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है. उसका आंसर हमें मिल चुका है. प्लांट्स हैव नॉट गॉट अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर. अब वहाँ पे एकदम सिंपल चीज़ें होती है, वो पैसिव प्रोसेस पे अपना लाइफ डिपेंड करते हैं, जैसे डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस. सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं वो, ये 2 पैसिव प्रोसेस का यूज़ करते हैं. इसलिए उनके पास टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ कैसे होते हैं? जाइलम एंड फोइलम. ठीक है, अब हम देखेंगे फोइलम. ये जो है ना, स्टेट द रोल ऑफ फोइलम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. अब फोइलम के कुछ रोल्स देखेंगे हम. क्या सीखेंगे हम? रोल्स देखेंगे. विल सी रोल्स ऑफ फोइलम. तो फोइलम का रोल क्या है? सबसे पहला रोल ऑफ फोइलम है कि वो जो फोटोसिंथेसिस में सोल्यूबल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में जो हमें सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बनता है ना, फोटोसिंथेसिस में जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? वो मदद करता है. उसको ट्रांसपोर्ट करने में वो मदद करता है. अब ये जो
प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, सोल्यूबल जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इस प्रोसेस को एक नाम है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाँ, दैट इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन, इस प्रोसेस का वो नाम है, सॉरी पेज नीचे हो गया मुझसे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। दूसरा रोल क्या होता है फोइलम का, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स को कैरी करना, अमीनो एसिड्स को कैरी करना। फिर उसके बाद से तीसरा रोल क्या होता है, सिंपल शुगर या सिंपल स्टार्च को कैरी करना, सिंपल शुगर। तो प्लांट में क्या बनता है, प्लांट में सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज को कैरी करना, सिंपल शुगर्स को कैरी करना। सुक्रोज को कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है वो कैरी करता है लीव्स से, और कहाँ पहुँचाता है, अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। देखा, इतना सिंपल था, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर लॉजिक्स। देखो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पे ध्यान दो। प्लांट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनमें जो फिजिकल प्रोसेसेस है या वो एक पैसिव प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। सो वेरी सिंपल टू अपीयर इन साइंस एग्जामिनेशन, ओनली यू हैव टू वर्क ऑन द लॉजिक्स। सो अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। यस, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, इजीएस्ट। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, so it works within the pH range of 7.0 to 7.8, and remember a slight change, any slight change in the pH, any slight change in the pH can be risky. Any slight change in the pH can be risky. So it should be in the neutral zone. It should be in the neutral zone. अब हम देखेंगे another question. The opening and closing of stomata is regulated by. आपका स्टोमाटा जो है प्लांट्स में, लीव्स के ऊपर स्टोमाटा, गार्ड सेल्स, याद करो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ याद आ गया मुझे इससे, दैट डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायग्राम यहाँ लिख देती हूँ मैं, डायग्राम ऑफ गार्ड सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑफ गार्ड सेल इज इंपॉर्टेंट, आपको वो देखना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम से पहले, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है तुम लोगों से, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमाटा है उसको कंट्रोल कौन करता है, हु रेगुलेट्स दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सो इसका आंसर हम जानते हैं सबसे पहले। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका ना एक लॉजिक जान लेते हैं। स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो गेट होता है उसको हम बुलाते हैं, दैट इज guarded by some cells, and that cells is called as guard cells, correct? That cells is called as guard cells। मतलब guard cells क्या करता है, स्टोमाटल पोर की साइज पर ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है, साइज पे। अब दो ही मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पे, एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है क्लोजिंग। एक होता है ओपनिंग और दूसरा होता है क्लोजिंग। सो ओपनिंग के समय क्या होता है, ओपनिंग के समय मान लो आपके लीव्स पे बहुत ज्यादा पानी आ गया, ठीक है, वो स्टोमाटा के आसपास बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो गार्ड सेल क्या करेगा, उसको पी लेगा, ड्रिंक 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 दैट वाटर, ओके। एंड पानी पीने के बाद क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूलने के बाद क्या होगा, लाइक व्हेन इट टेक्स वाटर दे स्वेल, व्हेन दे टेक वाटर they will swell. What will they will do, they will swell and they will become turgid। क्या बन जाएंगे वो, they will become turgid, ठीक है। टर्जिड बनने पे क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएंगे, देल। और वो टर्जिडिटी, ये जो टर्जिडिटी कॉज होगी ना यहाँ पे जो टर्जिडिटी बनेगी, इससे क्या हो जाएंगे, सेल्स ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने पे गैस एक्सचेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है क्लोजिंग। अब क्या हो, अब बहुत पानी हो गया है, पेट दुख रहा है, अब स्टोमाटा दर्द से छटपटा रहा है, तो ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, गार्ड सेल्स सारे के सारे पानी को बाहर कर देंगे, सारे के सारे पानी को बाहर कर देंगे। बाहर करने पे क्या होगा, जो गार्ड सेल्स है वो फिर से कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड का मतलब कैसे, श्रिंक हो जाएंगे, फिर से बंद, पतले हो जाएंगे फिर से। एंड इसके पीछे ना, ये पूरे मैकेनिज्म के पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट हार्मोन इज ABA एसिड।
जिसको हम बुलाते हैं एब्सिसिक एसिड। अगर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें है ये चीज़ ABA एसिड। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले वीडियो पे भी आएंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक एक एसिड्स का रोल क्या होता है। तो अभी इससे तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि सब खेल किसका है, पानी का है। कोई भी दुख है पानी पी लो गाइस। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पूरा खेल है वो पानी का है। तो आंसर यहाँ पे होगा अमाउंट ऑफ वाटर इन दी गार्ड सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन दी गार्ड सेल्स। समझा? सांस ले लो, लंबी सांस ले लो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चंस है, देयर इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग सेट्स करेंगे। सब चीज़ें एक ही वीडियो में स्टडी नहीं करनी चाहिए, तो हम एक एक करके आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक चैप्टर के जितने प्रॉब्लम्स हो सके उतने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे अंटिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस ऑल क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं समझा तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ रिपीट करिए, ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है। हम उसके लिए कुछ स्पेशल एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डालने की कोशिश करूँगी। एंड बच्चों, स्टॉप फियरिंग the board exams, though they are near, but we'll solve every question and with me you will score out of in your science examination. So अभी के लिए thank you to stay in this video. अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में in the life process. Bye bye.